हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रंजना पांडे आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ सिविक्स का लेक्चर नंबर 2 और ये है एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर 2 क्लास 6। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर देखा था वो था विविधता एवं विविधता। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था, फर्स्ट लेक्चर विविधता, और ये है हमारा विविधता एवं भेदभाव। दोनों ही चीजें विविधता के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमारे इंडिया में बहुत से लोगों में जगह जगह पे रहते हैं। जैसे हमने उसमें स्टडी की थी केरल और लद्दाख के बारे में कि केरल हमारा एक स्टेट है और एक स्टेट है हमारा लद्दाख, लेकिन दोनों में ही कुछ चीज़ें समान है और कुछ विभिन्नता भी है। वहाँ हमने दोनों का कंपैरिजन स्टडी की थी दोनों की। इसमें पढ़े विविधता और एवं भेदभाव। भेदभाव भी क्या है। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं कि हम क्या हैं और कैसे हैं। ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कौन से खेल खेलते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी विभिन्न विभिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, सेम नहीं होती हैं। क्या उत्सव मनाते हैं, क्या पहनते हैं, आपने देखा होगा सबके ड्रेसेस अलग होती हैं पहनने के लिए, भाषाएं अलग होती हैं, खान पान अलग होता है, फेस्टिवल भी अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होता है सबका। अगर हम आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो ये अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। यानी भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग विविधताएं हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में एक ही भाषा बोली जाती हो, एक ही वस्त्र पहने जाते हो एक से, ऐसा नहीं है। आगे देखिए, ये विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। हमें लगता है, जैसे हम दोस्ती कैसे करते हैं, हमें लगता है कि कोई हमारे जैसा है, हमारे जैसे उसके विचार हैं, हमारे जैसा खान पान है, तो क्या होगा, उससे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर एक है पूर्वाग्रह। क्या है पूर्वाग्रह, कौन सा आपका पूर्वाग्रह अक्सर पूछा जाता है, तो मैं आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता के चलती हूँ। पूर्वाग्रह क्या है, यानी कि अपनी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। पूर्वाग्रह यानी हम किसी के बारे में, जैसे कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। हमने मान लिया कि ये अज्ञानी है, इसको कुछ नहीं आता है, एक व्यक्ति को हमने मान लिया, तो हम क्या करेंगे, सारे लोग यही मानते चले जाएंगे कि नहीं ये तो अज्ञानी है, इसको कुछ नहीं आता है। हमने मान लिया वो बहुत घमंडी है, उससे किसी को बात नहीं करनी चाहिए, तो क्या होगा, सारे लोग उसको फिर घमंडी ही मानेंगे। यानी पूर्वाग्रह क्या है, यानी कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं अपने दिमाग में, जब हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं तो वो क्या हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि ये घमंडी है, ये कंजूस है, ये मतलब कोई भी किसी भी तरह की राय बना लेना, वही हमारा क्या है, पूर्वाग्रह। तो ये अगर पूछा जाएगा कि पूर्वाग्रह क्या है तो आप बता सकते हो। जैसे आपके यहाँ दिया गया है कि उन कथनों को देखिए जो ग्रामीण एवं शहरों के लोगों में सही लगे। यानी ये हमने पूर्वाग्रह बनाए हुए हैं कि आधे से ज़्यादा लोग भारतीय गाँव में रहते हैं, ये कंपैरिजन दिया गया है। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, वहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, ये क्या है, पूर्वाग्रह है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हमने बना लिया, पूर्वाग्रह बना लिया है कि ऐसा ही है। अब एग्जाम्पल से आपके दिया गया है, यहाँ से देखिए, उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। बिल्कुल राइट। यानी कि अगर हमें हमें क्या मानते हैं हम कि इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज, इंग्लिश है वो सबसे अच्छी लैंग्वेज है। अब जो जिनको इंग्लिश नहीं बोलना आ रहा है, जो नहीं बोल पा रहे हैं इंग्लिश, तो हम क्या मानेंगे, हिंदी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, क्या उनको कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यानी कि हमने ये पूर्वाग्रह बना लिया कि अपने माइंड में कि क्या है ये, कि अंग्रेजी ही भाषा सबसे बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्राही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जैसे हमने माना कि वो उसमें धर्म के विश्वास करता है, तो यानी कि वो हिंदू है, उस धर्म में विश्वास करता है, ये मुस्लिम है, ये लोगों का धार्मिक विश्वास है। कुछ लोग विश्वास करते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम इससे क्या करते हैं, पूर्वाग्रह बन जाए, पूर्वाग्राही हो सकते हैं। उनकी चमड़ी का रंग, कि काला है, गोरा है, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, बिहार के लोग ऐसे होते हैं, यूपी के लोग ऐसे होते हैं। पर्टिकुलर मैं किसी स्टेट्स को वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि हम एक माइंड में अपने बिठा लेते हैं कि यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, तो हमने ये क्या कर लिया, पूर्वाग्राही हम बन गए एक तरह से।
जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। आगे देखिए, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते हैं। जैसे हमें पता चल जाए कि किसी ने हमें बता दिया वो बहुत ही कंजूस है या वो एक चोर है, और वो हो सकता है कि ये उसकी थिंकिंग हो कि वो चोर है लेकिन बहुत अच्छा पर्सन हो, या वो कंजूस ना हो, या वो बुरा ना हो, लेकिन हमें क्या है, उसने हमें, हमारे फ्रेंड ने बताया कि ऐसा है, तो हम अच्छे लोगों से भी दोस्ती नहीं करना चाहते हैं और इतने पक्के हो जाते हैं अपने पूर्वाग्रह के बारे में कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। आगे देखिए, लड़के और लड़कियों में भेदभाव, कि आगे आपको ये बताया गया है कि हम किस तरह से अपने हमारे जो समाज में विविधता है वो कैसे है, कि हम लड़कों को तो बताते हैं कि तुम्हें रोना नहीं है क्योंकि तुम लड़के हो, अगर लड़का रोएगा तो कहेंगे अरे तुम लड़के हो कोई रोते हो। तो ये हमने क्या बना दिया, भेदभाव बना दिया। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के से भेदभाव किया जाता है, हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है, आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़कियों की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, हमने इसमें सोचने वाली बात क्या है, यानी हम लोग क्या कहेंगे कि हम तो लड़के लड़कियों के रूप में जन्म ही लेते हैं, तो इसमें सोचने वाली बात क्या है कि हमने भेदभाव बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, समाज ही भेदभाव बना देता है कि आप लड़की हो और आप लड़का हो। लड़के अगर रो रहे हैं तो हम पेरेंट्स क्या बोलेंगे, तुम रोते हो, तुम लड़के हो, के लड़के तो बहुत बहादुर होते हैं, लड़के रोते नहीं है। और लड़कियां हैं तो लड़कियों को डांट लगाएगी, अच्छा तो तुम लड़कों वाले गेम खेलोगी, तुम लड़कों की तरह करोगी, तुम्हें सॉफ्ट तरीके से बोलना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें झुक के रहना चाहिए क्योंकि तुम लड़की हो। तो लड़का और लड़की जन्म से हमने क्या कर दिया, उनको बना दिया, उनकी हैबिट को बना दिया, जन्म के बाद हमने आदत डाल दी कि आप लड़के हो कि आप लड़की हो। जैसे एग्जाम्पल्स दिए हैं और आपको क्या करना है इसमें, वे बहुत सुशील हैं, कौन है, सीधी सी बात है लड़कियों की तरफ आ जाएगा। 10 पॉइंट्स हैं आपके और इधर 5 5 डिवाइड करके दे दिया। उनका बात करने का तरीका बहुत सौम्य एवं मधुर होता है, कौन है, लड़की। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, कौन हो जाएंगे, लड़के। वे शरारती हैं, लड़के। अगर लड़की शरारत करेगी तो क्या बोला जाएगा, आप शरारत नहीं करनी है, आप लड़की हो, आपको ये करना है। वे नृत्य एवं चित्रकारी में निपुण है, लड़की, गर्ल्स। वो रोते नहीं है, क्या हो जाएगा, बॉयज। वे उद्यमी है, बॉयज। वे खेल में निपुण हैं, बॉयज। वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं। वे भावुक हैं, कौन हो जाएगा आपका, गर्ल्स। तो आपके सारे पॉइंट्स हो गए और आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हम समाज ही थोप देता है कि आप लड़की हो कि लड़का है। आगे देखिए, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे ये आपको पिक्चर्स दी गई हैं, ये हमने पूर्वाग्रह बना लिया कि वो विकलांग है, वो ये नहीं कर सकता, वो दूसरों की तरह चल नहीं सकता है। ये सारे क्या है, अब ये आपको दिखाया गया, बहुत अच्छा पिक्चर्स दिखाई गई है कि इसके पैरों में प्रॉब्लम है, हाथों में, और इसके पैरों में, इस पे बैठा हुआ है, तो ये दूसरों पे डिपेंड है। क्या है ये, दूसरों पे डिपेंड है। ये हाथों में, इसके हाथों से हेल्प लेके, क्योंकि पैरों में प्रॉब्लम है, हाथों से हेल्प लेके चल रहा है। आगे नीचे दिखाया गया है कि लेकिन प्रॉब्लम होते हुए भी वो क्या कर रहा है, क्या उसका दिमाग सही है, यानी ये तो सही है ना कि उसका दिमाग सही है, तो वो क्या कर सकता है, बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकता है। इसमें से एक जो पूछा जाता है, ये विकलांग, पहले हम जिसको विकलांगता कहते थे, लेकिन आज की डेट में उसको शब्द को बदल के क्या कर दिया गया है, खास जरूरतों वाले बच्चे। पहले हम उनको जिसको विकलांगता के नाम से जानते थे, आज उनको क्या कर दिया गया कि खास जरूरतों वाले बच्चे, पहले विकलांगता जिसको कहते थे। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इस कथन को लें कि वो रोते नहीं, तो आप कहेंगे ये गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों में होता है। जैसे अभी हमने देखा ही कि अगर हम कहेंगे कि जो रोते नहीं है या लड़के हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि आपको रोना नहीं है, आप लड़के हो, तो ये किसके अंदर होगा, लड़कों के अंदर। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता पिता एवं परिवार के, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, तो क्या कहते हैं, रो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो विश्वास करने लग जाते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। लड़कों ने क्या मान लिया कि हमें रोना ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना भी आए तो भी वो अपने आप को क्या कर लेगा, रोक लेगा, क्योंकि उसने क्या अपना पूर्वाग्रह क्या बना लिया कि लड़कों को रोना ही नहीं है। उसके बाद इधर देखिए नेक्स्ट, हम लगातार ये सुनते रहते हैं
कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम लड़कों और लड़कियों को उनकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। यानी कि हम कैसे जानते हैं कि लड़कियां सौम्य होनी चाहिए, बातों को मानने वाली होनी चाहिए, चित्रकारी करें, डांस करें, ये करें, और लड़के कैसे हों, उद्यमी हों, शरारती हों, रोने वाले ना हों। ये सब चीज़ें हमने क्या बना लिया, अपनी पूर्वाग्रह बना लिया, हमने मान लिया इसको समाज में। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, यानी रूढ़िबद्ध धारणा क्या है, जब हम कभी पूछा जाता है रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं, तो जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, उनको उनके बारे में पक्की धारणा बना देते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे ही होते हैं जैसे समूह की राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को अनोखे एवं अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। यानी कि जो इम्पोर्टेंस है वो देखिए कि यहाँ पर क्या होता है कि हम एक अपने मन में ये बना लेते हैं कि वो रूढ़िवाद है, और ये रूढ़िबद्ध धारणा हमारे मन में हो जाती है, कंजूस है, अपराधी है। ऐसा नहीं है कि हर देश में हमें मिल जाएंगे, हर राज्य में मिल जाएंगे, हर घर में ये पर्सन मिल जाएंगे, लेकिन हमने अगर धारणा अपने माइंड में बना ली किसी के प्रति, तो वो क्या हो गई, रूढ़िबद्ध धारणा हो गई। यानी हमने, जिसने हमें दूसरे ने कहा और हमने उसको अपना लिया पूरी तरह से। नेक्स्ट देखिए आपको, हाँ ये है, कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम धारणा है। कुछ मुसलमानों के बारे में ये आम धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। ये क्या है, आम धारणा है। लेकिन जब इसको स्टडी हुई, अध्ययन पाया गया, तो क्या पाया गया कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। अध्ययन में पाया गया कि जो मुसलमान की जो लड़कियां होती हैं वो इसलिए नहीं भेज पाते कि उनका रीजन क्या है, गरीबी। जहाँ पर गरीबी तक शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए जाएं वहाँ मुस्लिम समुदायों के, मैं इसको बस समझा देती हूँ आपको। जैसे आपका केरल को हम लें, यहाँ दिया गया है आपके उदाहरण के तौर पर, हम केरल ये दिया गया, यहाँ से देखिए उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास हैं, सरकारी बसों की। आपको पता होगा केरल हमारा साक्षरता में नंबर 1 पर रहता है हमेशा, मोस्टली टाइम केरल है जो साक्षरता में नंबर 1 पर रहता है। तो केरल में क्या है, स्कूल पास में है, सरकारी बसों की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं वहाँ पर। यानी कि जो महिला शिक्षक हैं, यानी कि महिला पहले एजुकेट हुई होंगी, पढ़ी होंगी, तभी तो पहुंची होंगी शिक्षक के पद पर। तो यहाँ हमें एक शिक्षा मिलती है कि यहाँ पर कोई चाहे वो मुसलमान हो या जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, जाहिर है मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। यानी हमें यहाँ से ये शिक्षा मिली कि अगर जो मुसलमान अपनी लड़कियों को नहीं भेजते हैं तो इसका कारण उनका धर्म नहीं है, हम धर्म से नहीं जोड़ सकते। ये रूढ़िबद्ध धारणा को हम बढ़ावा नहीं दे सकते कि मुसलमान लड़कियां इसलिए नहीं पढ़ती हैं कि मुसलमान नहीं पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि उनको वो उनकी गरीबी है, उसका रीज़न क्या, रीज़न है उसका कारण क्या है, गरीबी उनका। नेक्स्ट, असमानता एवं भेदभाव। असमानता एवं भेदभाव क्या है कि जब पहले क्या होता था कि लोगों का, आज भी बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि स्पेशली कुछ लोग क्या करेंगे कि कुछ कुएं हैं या वो है तो उनके लिए कुछ स्पेशल लोगों के लिए रहते हैं, सेपरेट वर्क के लिए रहते हैं, और कुछ वर्क को अलग कर दिया जाता है। एक ही कुएं हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों को इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते। इसका मतलब है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे आप कहीं गए तो आपको कॉमन कप ना लेके अलग से कप दे दिया जाएगा, आप कहीं पानी लेने जाओगे तो आपको वो पानी डाल देंगे लेकिन आपको पानी नहीं भरने देंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है, भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में, लास्ट चैप्टर में था, एक जो स्टोरी मैंने बताया था उसमें क्या था, समीर और एक समीर, दोनों के नाम समीर ही थे लेकिन उनके धर्म अलग अलग थे। तो यहाँ पर क्या, नाम एक होते हुए भी धर्म अलग अलग थे। तो ये क्या है, एक विविधता का पहलू था। तो ये भी ये क्या हो सकता है, एक भेदभाव का कारण भी बन सकता है। हमारी प्रथाओं से, रीत रिवाजों से हमें क्या है, विभिन्न विभिन्न धर्मों से जोड़ दिया जाता है। आगे देखिए, दलित।
दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली, दलित क्या है, जो नीची कही जाने वाली जातियों से उनकी पहचान कराता है। दलित, वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि पहले अगर पूछा जाता है कि दलित से पहले उनके लिए क्या शब्द यूज होता था, तो आपका आंसर होगा अछूत। क्या होता था? अछूत। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभावों ने दलित लोगों को दबाकर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। अभी हम जो बोलते हैं ना ST ST, तो उसमें ही ये दलित आते हैं। और पहले इनको अछूत बोलते थे और अब इनको दलित बोलते हैं। और वो मानते हैं कि हम लोगों को दबाया गया है दूसरी उन चीज़ों से जो बाकी लोगों को मिल रही है, वहां से हमें दबा कर रखा गया है। आगे देखिए, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अभी हम देख रहे थे ना, विविधता और असमानता दोनों ही तरह का मिलता है किसी किसी को। एक तो कारण ये है कि उनके समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, यानी हम उस संस्कृति के सदस्य हैं जिसको कोई समाज में वैल्यू नहीं दी जाती, तो क्या हो गया, हमें भेदभाव झेलना पड़ेगा। ऊपर से यदि वो गरीब है, यानी एक तो मिल गया, हमारा भेदभाव तो है ही, और अगर हम गरीब हैं और उनके पास उतनी जरूरतों का सामान नहीं है, साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कोई जनजाति लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। भेदभाव का सामना करने पर, जैसे आपने यहाँ पर दिए गए उदाहरण, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती, ये सब क्या है, अलग अलग ऑक्यूपेशन है, सबकी अलग अलग होती है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना, इनको क्या है, कम महत्व दिया गया है हमारे समाज में। किस किस को? सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना, ये सब क्या है, बहुत ही कम महत्वपूर्ण है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र मानते हैं। यानी कि वो अपना ऑक्यूपेशन अपना रहे हैं, अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनको कैसे देखा, दूसरे उस दृष्टि से देखा कि यानी कि वो इस काम को अपना रहे हैं तो वो हमसे नीचे हैं, पिछड़े हैं, तो ये क्या कहलाएगा, भेदभाव। हाँ, यहाँ पर एक ये पिक्चर और देखिए, ये जो दी गई है, इसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। पहले एक क्या सीढ़ी बनाई गई जिसमें क्या किया गया कि एक जाति को दूसरी जाति से ऊपर और नीचे रखा गया। उन्होंने अपने को ऊंची जाति को उत्कृष्ट कहा, और जिन समूहों का इस सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। यानी उन्होंने एक तरह से एक सीढ़ी बना ली और अपने आप को यहाँ रख के उन्होंने अपने आप को क्या माना, उत्कृष्ट माना, काफी उत्कृष्ट माना। और ये जो नीचे सबसे नीचे के में आ रहे थे उनको क्या माना, अछूत माना। इस तरह से उन्होंने क्या कर लिया, एक जाति का एक सिस्टम बना लिया। ये आपको पिक्चर दी गई, जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना भेदभाव का एक रूप है। ये भी भेदभाव है कि अगर हमारे स्कूल में बच्चे जो आ रहे हैं उनको एक अलग बिठाना, कुछ बच्चों को कि ये हाई क्लास से आया है और इसका ये काम है, इसके पेरेंट्स ये काम करते हैं, उनके साथ इस तरह का भेदभाव भी क्या कहलाएगा, एक भेदभाव का ही तरीका है। अगर हम उनको इस तरह से बिठा रहे हैं अलग, तो क्या ये हम भेदभाव कर रहे हैं उनके साथ में। आगे देखिए, हाँ, यहाँ पर एक ये है इम्पोर्टेंस कि अछूतों के बारे में कभी पूछा जाता है, अछूत किसको माना गया है, तो अछूतों को दिए गए काम के अलावा, जैसे काम के अलावा उनको हमने अलग कर दिया। उदाहरण के लिए कुछ समूह को सिर्फ कचरा उठाने के लिए, मरे हुए जानवरों को उठाने की इजाजत थी, तो उनको हमने क्या माना था, अछूत। तो कई ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि अछूत निम्न में से किन के लिए कहा गया है, अछूतों की विशेषता बताइए, तो आपको ध्यान से पढ़ के उसको करना है। अभी यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है कि इनका जन्म कब हुआ था, और भारतीय संविधान के पिता किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के पिता। ये भी एक दलित थे। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था। किस जाति में? महार जाति में। उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। यानी कि जो महार जाति का सिस्टम था वो यही था कि जो उनके पिता कर रहे हैं वही वो करेंगे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। आज भी आप देखोगे बहुत से गांवों में ये प्रथा आज भी चली आ रही है
कि बहुत सी जातियाँ होती हैं वो गाँव के बाहर रहती हैं और काम करने के लिए गाँव में प्रवेश करती हैं, और उसके बाद गाँव के बाहर ही उनका रहना और उनको अपने से सेपरेट रखा जाता है, मतलब दूर रखा जाता है उनको, कि इसको टच नहीं करना, यहाँ से पानी नहीं भरना, ये नहीं करना। तो आज भी ये है प्रथा हमारे भारत में कहीं कहीं। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि दलितों को पहले क्या था, और पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों बच्चों के लिए किसके लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने? स्कूल और कॉलेज भेजने के लिए। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि जाति व्यवस्था से बाहर निकलें। उन्होंने मतलब अपनी महार जाति के लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट थे, अनुसूचित जनजातियां थी, उनको रिक्वेस्ट किया और उनको कहा कि आप बाहर निकलिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। इससे क्या होगा, प्रोत्साहित ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हमें सरकारी नौकरी करने को कहा, जिससे हम सरकारी नौकरी जब करेंगे तो हमें क्या होगा, और अच्छे पद मिल जाएंगे। दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे थे। उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो उन सबको समान निगाह देगी। आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। पूछा जाता है कि अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर एक इनके बारे में बताया गया है थोड़ा सा अंबेडकर के बारे में कि भारत के महान नेता डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव अपने अनुभवों के बारे में लिखा। एक इन्होंने अपनी बुक्स लिखी है और उसमें इन्होंने खुद बताया है एक अनुभव के बारे में कि 1901 में जो उनके साथ में हुआ था, जब वे 9 साल के थे, वे महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए। बड़ी देर से इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन, जब वो मिलने के लिए जाते हैं, मैं आपको ये स्टोरी बता देती हूँ, तो क्या होता है कि 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन, मतलब स्टेशन मास्टर इनसे पूछता है कि आप यहाँ क्यों खड़े हुए हो। और इनका जो ड्रेसअप था उससे पता नहीं चल रहा था। स्टेशन मास्टर को लग रहा था कि ये कोई ब्राह्मण जाति के हैं, तो ये उत्सुक हो गए स्टेशन मास्टर, और इन्होंने इनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हुए हो, क्योंकि ये बच्चे थे, 9 साल के थे। तो जब इन्होंने बताया कि इन्हें कोरेगांव जाना है, और कोरेगांव ये क्यों जा रहे थे, अपने पिता से मिलने के लिए, और हम उनके अपने पिता के नौकर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था। जब इन्होंने बताया कि हम अपने पिता के नौकर का इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं, हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, ये कैसे थे, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, और हमारे कपड़ों और बोली से कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। किसके बच्चे? अछूतों के। निश्चय स्टेशन मास्टर को ये लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं, और जैसा कि हिंदुओं में होता है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। उसने जैसे ही पूछा कि हम कौन हैं, तो इनके मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। हम कौन है? महार। और मुंबई में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वो भौचक्के रह गए और उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, ये मतलब इतना है कि जैसे ही वो उन्हें पता चलता है ये उसके हैं, तो ये बिना हेल्प, यानी उनकी कोई हेल्प नहीं करते हैं। जो स्टेशन मास्टर होते हैं पहले ही हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि महार जाति के हैं, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कोई भी बैलगाड़ी वाला भी नहीं इनके पास में आता। उन्हें लगता है कि अगर हम इनको बिठा के ले जाएंगे तो हमारी बैलगाड़ी भी कैसी हो जाएगी? अछूत हो जाएगी। उसके बाद ये स्टोरी है, इन्होंने ये अपने बताई है। डॉक्टर, ये इसके स्रोत दिए गए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, ये इन्होंने खुद अपना अनुभव शेयर किया है। अब कल्पना करिए, देखिए कि कितना मुश्किल होता होगा इन लोगों के लिए, कितना मुश्किल होता होगा इसके जी, जब अपनी जाति के बारे में बताते हैं कि हम महार हैं, हम अछूत हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि कितना इनके लिए मुश्किल हो। समानता के लिए संघर्ष, यानी कि अब क्या हुआ कि जैसे असमानता तो फैली हुई थी, लेकिन अब इन्हें समानता भी चाहिए थी। इसके लिए इन्होंने क्या किया? बहुत संघर्ष किए। ब्रिटेन शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था, उससे समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। और किस किस ने किया था? दलितों, औरतों, जनजाति लोगों ने, किसानों ने अपने जीवन में गैर बराबरी का अनुभव किया। औरतों को भी पहले क्या था? उतना ज़्यादा बराबरी का दर्जा नहीं था, तो इन्होंने भी क्या अनुभव किया कि हमें भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। उसके आगे देखिए,
जैसा कि पहले भी बात हुई है, हमारे बहुत से दलितों ने संगठन होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए, मंदिरों में भी क्या था, दलितों को प्रवेश नहीं था। यहाँ ये 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, ये पूछा जाता है खास जरूरतों वाले लोगों के साथ क्या भेदभाव किया जा सकता है। खास जरूरतों वाले, अब ये किसके लिए वर्ड आया था खास जरूरत वाले, ये आया था आपका विकलांगता के लिए। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखिए। हमारे संविधान में ये आपका दिया गया है, जो भारत संविधान हमारा जो तैयार हुआ था, उसके कुछ समिति के सदस्य हैं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा है कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बनता है वो आप देखिए, ये है यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उद्देशिका पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड हमारी उद्देशिका में नहीं है। आपको दे दिया जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये दे दिए जाएंगे। और एक कोई अलग से वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे पंथ निरपेक्ष की जगह पे दे दिया जाएगा धर्म निरपेक्ष वर्ड दे दिया जाएगा। और पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द हमारी उद्देशिका में नहीं लिया गया है, भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं लिया गया है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, आप इसको देख लीजिए, अच्छे से पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि कौन से वर्ड हैं। और एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इनमें से यहाँ से पूछा जाता है, जो डार्क हो रहा है, ऊपर से एक पड़ता है बनता है जो क्वेश्चन वो पूछा है कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार के हमारे न्याय हैं हमारे इसमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने तरह की? 5 तरह की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की। तो पूछा जाता है कितने तरह के न्याय है, निम्नलिखित में किस प्रकार के न्याय नहीं है। तो कौन सा है? सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अभी दे दिया जाए धार्मिक, तो धार्मिक हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, कि हमारा जो भारत है वो क्या है, पंथ निरपेक्ष है। उसके बाद एक और है समता। कितने प्रकार की समता है? तो आपकी जो समता है वो 2, प्रतिष्ठा और अवतर की समता। ये क्वेश्चन आपकी उद्देशिका से बनते हैं, इम्पोर्टेंट्स हैं। इसको कब वो किया गया था, अपनाया गया था, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि हम अपने संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1914 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इस चैप्टर में आपका इम्पोर्टेंस था। जो जो चीज़ें आप देख लीजिएगा एक बार इस चैप्टर्स को। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस तरह का लगा। कहाँ मुझे जो भी आपके सजेशंस हों, गुड और बैड, तो आप बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको जो भी वीडियो मैं डालती हूँ तो आपको मिल जाए उसको नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू।